जय भीम साथियों। दुनिया में दो बातों के लिए संघर्ष चल रहा है, इसे जानो, समझो, विचारो। एक पक्ष है जो चाहता है दुनिया में अंधकार कायम रहे, जो यह चाहता है कि दुनिया में अंधकार कायम रहे। वे आपको मीठी मीठी बातों में, कहानी किस्से भरी किताबों में उलझाए रखना चाहते हैं। वास्तव में जब भी किसी को जहर देना होता है तो मीठी ही चीज में, चीनी की गोलियों में ही दिया जाता है। पता ही नहीं चलता उस मिठास के लोभ में कि इसमें जहर भी है। दूसरा विचार आपको प्रकाश में ले जाना चाहता है, जिसमें कुछ कड़वी कड़वी बातें भी शामिल हैं। जब किसी के शरीर पर पैदा हुए फोड़े को ठीक करना होता है तो उस पर कैंची ब्लेड चलाना पड़ता है, जिसमें बहुत तकलीफ होती है। इसलिए विचार करो कि क्या पढ़ना है, क्या सुनना है। आपके महापुरुष मंदिरों में नहीं बल्कि किताबों में जिंदा हैं। उनकी विचारधारा को पढ़ें, सुनें और अपनी उन्नति का मार्ग ढूंढें। हजारों हजार सालों से आपको दरिद्रता में जीवन बिताने वाली पुस्तकों को आपको पढ़ना है, सुनना है, या हजारों हजारों सालों की दास्ता से मुक्त कराने वाली अपने महापुरुषों के विचारों से भरी पुस्तकों को आपको पढ़ना है। एक विचार आपको अंधकार में ढकेलता है, दूसरा विचार आपको प्रकाश में ले जाना चाहता है। जहां अंधकार है वहां शत्रुता है, गरीबी है, शोषण है, दरिद्रता है। जहां प्रकाश है वहां मित्रता है, अमीरी है, करुणा है और समृद्धि है। अब आपको इस पर विचार करना है कि आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके सगे संबंधियों के लिए, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए अंधकार ठीक है या प्रकाश। अब प्रश्न उठता है कि आप अंधकार या प्रकाश में ले जाने वाली पुस्तकों का चयन कैसे करोगे। इसके कई कीवर्ड्स हैं। आज मैं एक कीवर्ड का ही उपयोग करूंगा। एक ही कीवर्ड के पैमाने पर उन पुस्तकों पर अंतर व्यक्त करूंगा। जो पुस्तकें समता, समानता, भाईचारा सिखाती हों, प्रेम सिखाती हों, प्यार सिखाती हों, तो वह पुस्तक आपके लिए प्रकाश में ले जाने वाली है। और जो पुस्तक आपको असमता, असमानता, कटुता, बैरभाव सिखाती है तो वह आपको अंधकार में ले जाने वाली होगी। सार यह है कि अपने महापुरुषों की ही पुस्तकें पढ़ें। धन्यवाद। भीम दहाड़ चैनल की ओर से जारी। फर्स्ट, वंशानुगत कार अधिनियम संशोधन विधेयक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदय मैं 1928 के विधेयक संख्या 12 को प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसे प्रथम बार पहली बंबई वंशानुगत कार अधिनियम 1874 में अगले संशोधन हेतु पढ़ा जाए। यह विधेयक पटेल या कुलकर्णी से संबंधित नहीं है। इस विधेयक में वर्णित वंशानुगत कर्मी वंशानुगत कार अधिनियम के अंतर्गत कर्म करने वालों को कहा गया है। फिलहाल इन क्षुद्र कर्म करने वालों का अर्थ है दक्कन के महार, गुजरात के बेटिया अथवा बर्थनिया, कर्नाटक के
रामोसिस या जुगालिया तथा होलिया वर्ग से है। इन क्षुद्र धारकों में अधिकांश महार हैं और इस सदन में मेरी प्रस्तावित टिप्पणियां मोटे तौर पर क्षुद्र कर्मी प्रतिनिधि स्वरूप महारों के बारे में होगी। महोदय, इस विधेयक के प्रावधानों को समझने के उद्देश्य से मेरे विचार में यह आवश्यक है कि सदन को उन ज्यादतियों और शिकायतों से अवगत कराया जाए जिनके कारण मुझे यह विधेयक लाना पड़ा है। ये ज्यादतियां बहुत अधिक हैं, इसलिए मैं वास्तव में इनकी विशद व्याख्या कर सदन का समय नहीं लेना चाहता हूँ। मैं इस प्रथा पर, इस उत्पीड़न पर मोटे तौर से प्रकाश डालना चाहता हूँ। महोदय, पहली बात तो यह है कि इस बात को ध्यान में रखा जाए कि ये क्षुद्र वेतनधारक वेतन कानून के अनुसार सरकारी सेवक हैं, परंतु कहीं भी इनके दायित्वों का उल्लेख नहीं है। इसके बारे में कुछ पता नहीं है। दरअसल इस बारे में सचमुच कोई कुछ नहीं कह सकता। ये महार वतनदार इस विभाग से संबद्ध हैं। सच्चाई यह है कि प्रत्येक विभाग इनकी सेवाओं का दावा करता है। इन्हें सिंचाई विभाग में काम के लिए बुलाया जा सकता है, राजस्व विभाग में बुलाया जा सकता है, इन्हें टीकाकरण विभाग में तलब किया जा सकता है, शिक्षा विभाग में बुलाया जा सकता है, इन्हें स्वायत्त शासी विभाग भी बुला सकता है और मेरा ख्याल है कि इन्हें पुलिस विभाग भी बुला लेता है। यहाँ तक कि आबकारी विभाग की सेवादारी भी इनका काम है। मेरा निवेदन है कि यह एक विचित्र प्रथा है। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी जानता है कि वह किस विभाग से संबंध है और उसका क्या कार्य है। मैं समझता हूँ कि किसी भी विभाग में कोई ऐसा कर्मचारी नहीं है जिसे किसी भी विभाग में भृत्य के रूप में बुलाया जा सके, किंतु हर दृष्टि से महार ऐसे व्यक्ति हैं और प्रत्येक विभाग के हर कार्य के लिए भृत्य समझे जाते हैं। फिर उसे कभी भी बुलाया जा सकता है, चाहे रात हो या दिन। कोई अन्य कर्मचारी कितने भी छोटे पद पर क्यों ना हो, निश्चित घंटों में ही कार्य करता है। जिलाधीश के दफ्तर या कोई अन्य कार्यालय का हर चपरासी जानता है कि उसे एक निश्चित समय के लिए दफ्तर जाना है और निश्चित समय पर वापस घर आ जाना है, परंतु महारों के साथ ऐसा नहीं है। उन्हें न केवल दिन में काम पर बुलाया जा सकता है, अपितु रात को भी उन्हें काम पर बुलाया जा सकता है। यदि कोई अधिकारी किसी महार को रात में सेवा कार्य के लिए बुलाता है तो चाहे आंधी पानी हो या बिजली चमक रही हो या कोई अन्य कठिनाइयां हो, वह इनकार करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। तीसरी शिकायत यह है, महारों की जहां तक बात है, एक व्यक्ति का नाम सेवा पंजिका में दर्ज है और वह अकेला व्यक्ति नहीं है जिसे सेवा करनी है, बल्कि उसका सारा परिवार सरकार के सेवा कार्य के लिए बाध्य है। यदि सेवा पंजिका में जिस व्यक्ति का नाम दर्ज है और जो काम करने के लिए बाध्य है वह सेवा कार्य के लिए बाहर गया हुआ है या सरकारी काम से अनुपस्थित रहने पर घर से कोई जवाब नहीं मिल रहा है, तो उसके पिता को सेवा के लिए बुलाया जा सकता है। उसके पिता के अनुपस्थित रहने पर उसके दादा को सेवा के लिए बुलाया जा सकता है, परंतु उसके पिता या दादा का नाम रजिस्टर में दर्ज नहीं हो सकता। मेरा निवेदन है कि केवल पुरुष ही नहीं
बल्कि महिलाएं भी सरकारी सेवा में बुलाई जा सकती हैं। यदि सेवक अनुपस्थित है तो उसकी पत्नी को सेवा कार्य के लिए बुलाया जा सकता है। यदि पत्नी भी अनुपस्थित है तो उसकी माँ को बुलाया जा सकता है। यदि उसकी माँ अनुपस्थित है तो उसके परिवार में छोटी उम्र की स्त्रियों को भी बुलाया जा सकता है। जरा कल्पना कीजिए कि एक 18 वर्षीय महार स्त्री को किसी 18 वर्षीय पुलिस कर्मचारी द्वारा 5-6 मील तक अपना सामान ले जाने के लिए बुलाया जाता है, तो इस स्थिति में उसके सामने जो खतरा है वह कैसा है। महोदय, इस समय जो पीड़िता मौजूद है उसके अनुसार इस खतरे से कोई बचाव नहीं है। जो पीड़िता इस समय मौजूद है उसके अनुसार न केवल सेवक को सेवा करनी होती है बल्कि उसका पूरा परिवार सेवा कार्य के लिए बाध्य है। मेरा निवेदन है कि यह एक क्रूर प्रथा है और किसी सरकारी विभाग में नहीं है। अब मैं मेहनताने के प्रश्न पर आता हूँ। वह मेहनताना भी क्या है जो इन बेचारों को दिन रात कड़ी मेहनत करके मिलता है। यदि मैं सदन को बताऊं तो उसे यकीन नहीं होगा कि जिस सेवा की उनसे अपेक्षा की जाती है उस पर सरकारी खजाने से उनको सीधे कुछ नहीं मिलता। ठाणे जिले में महार सेवक को 1.5 रुपया महीना मिलता है। अहमदनगर में भी इतना ही मिलता है। पूर्वी खान देश में उन्हें 1.25 रुपया दिए जाते हैं, जबकि पश्चिमी खान देश में 9 आने और 4 पाइयां मिलती हैं। नासिक जिले में 13 आने और 4 पाइयां मिलती हैं। पूना में 1 रुपया 1 आना और 4 पाइयां मिलती हैं। सतारा में यह राशि 2 आना और 1 पाई है तथा सोलापुर में 3 आना और 5 पाई यहाँ प्रति माह दी जाती हैं। बम्बई के उपनगरीय जिले में यह रकम 9.5 रुपये से 5 आना प्रति माह से। बेलगांव में सरकारी कोष से कोई वेतन नहीं दिया जाता है। मार्च 1925 के अधिवेशन में किए गए प्रश्न के उत्तर में सरकार से रत्नागिरी और कोलाबा जिलों के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। यह सदन जान सकता है कि कितनी तुच्छ और अल्प राशि सरकार उस सेवा के लिए देती है जिसकी उनसे अपेक्षा की जाती है। महार वतनदारों की आय के 2 साधन हैं। पहला साधन है इनाम भूमि और दूसरा है महार वतनदारों को ग्रामीणों द्वारा दिए जाने वाले बलूते। यह इनाम भूमि उन्हें अंग्रेज सरकार से नहीं मिली है बल्कि प्राचीन सम्राटों की बख्शीश है। महार वतन अन्य देश के प्राचीन वतन है और यह तमाम भूमि उन्हें प्राचीन काल से प्राप्त है। मुझे पता नहीं है कि जो जमीन उन्हें प्राचीन काल में मिली थी क्या अंग्रेज सरकार ने उसमें कोई बढ़ोतरी की है। कीमतें बढ़ गई हैं, रहन सहन का दर्जा ऊपर उठ गया है। मुझे पता नहीं है कि अंग्रेज सरकार की स्थापना के बाद कितनी बार प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को वेतन वृद्धि मिली है, किंतु अंग्रेज सरकार ने वतनदारों के परिश्रमिक की ओर निगाह तक नहीं डाली। उन्होंने इन विचारों को उसी हालात में छोड़ रखा है जो प्राचीन सम्राटों की कृपा से इन्हें बख्शा गया है। महारों की संख्या कई गुना बढ़ गई है और इन्हें
दी गई जमीन टुकड़ों में बट कर इस स्थिति में पहुंच गई है कि उसका अब कुछ मूल्य ही नहीं रहा है। इनकी आय का स्रोत दूसरे साधन से है, जैसे बलूते आ जाता है। महोदय, भुगतान के इस साधन की विशेषता भी इस सदन के ध्यान में लाने योग्य है। मैं दोहराता हूँ कि महार सरकारी कर्मचारी है, लेकिन सरकार उन लोगों को मेहनताना देने की कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं करती। अन्य सभी मामलों में सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने चपरासियों, क्लर्कों, अधिकारियों और नियोक्ताओं को वेतन दे। किंतु महारों के मामले में जहाँ तक बलूते का संबंध है, उसके लिए कोई ऐसा तरीका नहीं है कि सरकार इसका दायित्व माने कि उनका पारिश्रमिक मिलना चाहिए। इसका कारण यह है कि वेतन कानून के अधीन बलूते के भुगतान के बारे में महार किसानों की कृपा पर निर्भर है। यदि किसान उसे बलूते को देना चाहें तो वह मिल सकता है। यदि साल भर काम कराने के बाद किसान उसे अंगूठा दिखा देता है तो महार यह समझ लेगा कि उसकी मेहनत पानी में गई। महोदय, मैं निवेदन करता हूँ कि यह एक क्रूर और अन्यायपूर्ण प्रणाली है। यदि सरकार चाहती है कि ये लोग उसके लिए कार्य करें तो यह नितांत आवश्यक है कि वह महारों को भुगतान की जिम्मेदारी ले। वह इस जिम्मेदारी से लापरवाह नहीं रह सकती और तीसरे पक्ष पर यह काम नहीं छोड़ सकती जिसे रैयत कहा जाता है। परंतु मौजूदा प्रणाली में यही सब कुछ हो रहा है। महोदय, क्या इसका भरोसा है कि वेतन जारी रहेगा? क्या इस बात का भरोसा है कि वेतन से बेदखली हो सकती है या बहाली हो जाएगी? महोदय, इस बारे में कोई भरोसा नहीं है। इसका कारण स्पष्ट और सहज है। हर मामले में सेवा की अवधि उस अधिकारी की मर्जी पर निर्भर है जिसके अधीन वह कार्य करता है। इस क्षेत्र में पाटिल, कुलकर्णी और मामलतदार वे अधिकारी हैं जिनके अधीन महार को कार्य करना पड़ता है। महार अपने वतन को उस समय तक सुरक्षित नहीं रख सकता जब तक कि सरकार की सेवा के उपरांत, मेरा मतलब है वैध सेवा, जो एक सरकारी नौकर से अपेक्षित है, वह स्वेच्छा से अपने मौजूदा अधिकारियों यानी पाटिल, कुलकर्णी और मामलतदार की बेगार नहीं करता। जब तक वह उनका कृपा पात्र नहीं बनता, उसको कोई भरोसा नहीं हो सकता और वह कृपा प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। यह कृपा दृष्टि तभी होती है जब वह बेगार करे। इसके बावजूद कुछ नहीं कहा जा सकता कि पाटिल, कुलकर्णी ऐसी रिपोर्ट नहीं देगा कि महार ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है। यह रिपोर्ट बिल्कुल झूठी और बनावटी हो सकती है। ऐसे अनेक मामले हैं जब पाटिल और कुलकर्णी ने ऐसी रिपोर्ट दी है और मामलतदार ने उन पर कार्रवाई की है तथा महारों का वेतन वापस ले लिया गया है या बहाल हो गया है। पिछले कुछ वर्षों का मेरा अनुभव है कि जब मेरे सामने अनेक ऐसे मामले आए जहां महार वेतन वापस लिए गए या बहाल हुए, मैंने अपनी तरफ से भरसक प्रयत्न किया और वरिष्ठ अधिकारियों से कहा, डिप्टी कलेक्टर साहब,
सहायक कलेक्टर और कलेक्टरों से संपर्क किया कि मामलतदारों के फैसलों को बदला जाए, परंतु मुझे एक भी मामले में सफलता नहीं मिली। सारांश यह है कि मातहत अधिकारियों को यह विश्वास होता है कि उनके फैसले अटल हैं, चाहे वे सही हों या गलत हों, कानूनी आधार हो या नहीं, वह फर्जी गवाही पर किए गए हों या नहीं, वरिष्ठ अधिकारी उन्हें स्वीकार कर लेंगे। भरोसे की ऐसी भावना के आधार पर इन बदनसीब लोगों के उत्पीड़न और कष्टों की कोई सीमा नहीं है। मेरा निवेदन है कि इस प्रणाली को यह एक अन्य दोष है। महोदय, यदि इस प्रथा से केवल कार्मिक महार ही प्रभावित होते और अन्य दलित वर्ग इससे मुक्त होते तो शायद मैं इस मुद्दे को इस सिद्धांत से ना उठाता। मुसीबत यह है कि इस प्रणाली के दुष्परिणाम इतने भयानक और सर्वग्राही हैं कि वे पूरे दलित वर्ग को अपनी चपेट में ले लेते हैं। महोदय, सदन इस बात पर शायद विश्वास नहीं करेगा यदि मैं कहूं कि वतन प्रथा के कारण गांवों का महार समुदाय परंजपे परिपत्र के लाभों पर दावा नहीं कर सकता कि उनके बच्चे स्कूलों में अन्य बच्चों के साथ बैठें। यद्यपि परिषद ने यह प्रस्ताव पारित कर दिया है कि दलित वर्गों के लोगों को धर्मशालाओं तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों के इस्तेमाल की अनुमति होनी चाहिए, फिर भी दलित वर्गों के लोग परिषद द्वारा प्राप्त इन विशेषाधिकारों के बारे में मांग नहीं कर सकते। जैसा कि मैं जानता हूं, यह परिषद इस पर विश्वास नहीं करेगी कि वतन प्रणाली इस प्रकार की स्थिति के लिए जिम्मेदार है, परंतु महोदय, मैं केवल यही स्पष्टीकरण दे सकता हूं कि महार समुदाय प्रगति क्यों नहीं कर सका है। इसका कारण बहुत साधारण है। उदाहरण के लिए, जब कभी किसी विशेष गांव में कोई महार समुदाय किसी विशेष दिशा में उन्नति की कामना करता है और किसान उसे पसंद नहीं करते हैं, तो तत्काल ही किसान बलूते को देना बंद कर देते हैं और सामाजिक बहिष्कार की घोषणा कर दी जाती है। मुझे एक मामले की जानकारी है जब गांव वालों ने बलूते को देना बंद कर दिया और सामाजिक बहिष्कार की घोषणा कर दी, क्योंकि किसी महार का संबंधी गांव में जूते मोजे पहन कर गया और गांव वालों ने उसके इस काम को पसंद नहीं किया। मैं एक घटना के विषय में जानता हूं, जबकि गांव वालों ने बलूते को देना रोक दिया और महार समुदाय के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार घोषित कर दिया, क्योंकि एक महार ने गांव में अपने घर में खपरे लगाने का साहस किया था। महोदय, ऐसी व्यवस्था जो समस्त जनता को दास बना देती है, उन्नति की भावना दबा देती है और आगे बढ़ने का रास्ता बंद कर देती है, वह एक ऐसी व्यवस्था है जिसे मेरे विचार में कोई भी विवेकशील और संवेदनशील व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा और ना ही न्याय संगत ठहराएगा। महोदय, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि समस्त महार समुदाय निश्चित रूप से वतन प्रणाली से परेशान है। इसी चुनौती की आशंका के बिना मैं अपने माननीय मित्र राजस्व मंत्री को बताना चाहता हूं कि समस्त महार समुदाय इस व्यवस्था से अत्यधिक दुखी है और इससे तुरंत छुटकारा
पाने को आतुर हैं। मैं इन कुछ प्राथमिक टिप्पणियों के साथ सदन के समक्ष आज जो विधेयक है उसके कुछ प्रावधानों को स्पष्ट करूंगा।